हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, क्या हमारा एजेंडा है इस वीडियो का। तो यार इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट प्राइमरी मेमोरी। जैसे आप सबको पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर चल रहा है, दैट इज योर कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम में हमने एक डिवाइस के बारे में बात करा, तो जो उसका एलिमेंट था सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का, दैट वाज मेमोरी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको मेमोरी के ऊपर। अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार जाके देखिए, ठीक है। मतलब प्रीवियस जो भी आप प्रीवियस इससे पहले वाली जो वीडियो है वो एक बार जाके एक्सेस करो, या फिर मैं तो ये कहूंगा पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। प्लेलिस्ट को अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आओगे ना, तो जो भी आपके कंसेप्ट है सब क्लियर होते चले जाएंगे। बिकॉज जैसे ही मैं कोई भी एक नई वीडियो इंसर्ट करता हूं प्लेलिस्ट में, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पुरानी वीडियोस में ही देख के आए हो, वो कंसेप्ट आपको पता है और वो कंसेप्ट में यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि आपको आते हैं और फिर उससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सो बेटर है कि आप जो है पुरानी वीडियोस देख के आओ, ताकि यहां पे जो कवर्ड है टॉपिक्स वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो एक बार जाओ और उसको देख के आओ डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आओ तो आपको मेमोरी का एक बेसिक आइडिया पड़ गया होगा कि मेमोरी क्या होती है, कितनी टाइप की मेमोरी है, ठीक है। यूनिट क्या है मेमोरी की, हिरार्की क्या है मेमोरी का, मेमोरी का कंसेप्ट कैसे आया, इंट्रोड्यूस करने का मतलब अंदर डालने का कंसेप्ट कैसे आया मेमोरी का, तो वो सब आपको क्लियर होगा। उसमें फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और कैशे मेमोरी होती है। तो उसमें हम जो प्राइमरी मेमोरी है वो आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सब चीजें समझ में आ जाएंगी प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास क्या है और क्या क्या डिटेल्स भरी हुई है प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं यार, प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, जरूरत क्यों पड़ी प्राइमरी मेमोरी की, है ना। जब हमारे पास एक मेमोरी थी तो प्राइमरी मेमोरी क्यों आई, ठीक है। फिर टाइप्स क्या क्या वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। सो प्राइमरी मेमोरी इज अ सेगमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी that can be accessed directly by the processor। ध्यान से पढ़िएगा, प्राइमरी मेमोरी वो सेगमेंट है किसका, कंप्यूटर मेमोरी का। कंप्यूटर मेमोरी का वो सेगमेंट है जो डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है, किससे, प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर जिस पार्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब गाइस क्या था केस कि हमारे पास एक मेमोरी थी, है ना, जो डेटा का आदान प्रदान हो रहा था सीपीयू और स्टोरेज, मतलब एक मेमोरी के बीच में। फिर हमने ये देखा यार इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कत आ रही है अभी आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा क्या दिक्कतें आ रही है। तब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कंसेप्ट बिठाया कि हमने ऐसी मेमोरी बनाई जो साइज में कम हो, स्पीड में बहुत ज्यादा हो और सीपीयू से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके, मतलब डेटा ट्रांसफर हो सके। और ये जो लास्ट मतलब जो बाद वाला पार्ट है ना डेटा ट्रांसफर का, वो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं। वो सब चीजें आपको अभी यहाँ पे आगे जब हम पढ़ेंगे चीजें, तो वो सब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएंगी कि कैसे क्या हुआ, कैसे जरूरत पड़ी। तो वो सब मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे पॉइंट्स वाइज, ताकि सपोज अगर आपके पेपर में आ जाए प्राइमरी मेमोरी डिफाइन करने के लिए या नीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी, तो वो सब आप पॉइंट्स वाइज लिख सको, है ना। आंसर को पॉइंट्स वाइज इस तरीके से लिखोगे ना, सो कोई भी आपके एक भी नंबर नहीं काट सकेगा, ठीक है, इवन आधा नंबर भी नहीं काट सकेगा। तो जस्ट फॉलो द स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो ये हो गया कि भाई प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का वो सेगमेंट है जो प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, किसी और के पास उसे जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जाएगा और उससे प्रोसेसर जो है सीधे सीधे मेमोरी से इंटरैक्ट कर लेगा। वो मेमोरी का सेगमेंट प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। इन अ हायरार्की ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हैव एक्सेस टाइम लेस देन सेकेंडरी मेमोरी एंड ग्रेटर देन कैशे मेमोरी। सो मेमोरी हिरार्की में प्राइमरी मेमोरी जो है उसका जो एक्सेस टाइम है, एक्सेस टाइम मतलब उससे जो डेटा निकालने की स्पीड है, वो क्या है, वो सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा, ऑल्दो कैशे मेमोरी से कम है पर सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा है, ठीक है। कैशे मेमोरी के बारे में आगे भी बात करेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल ये समझिए कि सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में एक्सेस टाइम क्या है, कम लगता है, मतलब जो रिट्रीव करने में टाइम है वो कम लगता है। सो हैव एक्सेस टाइम लेस देन सेकेंडरी मेमोरी या कैशे मेमोरी, ठीक है। सो
इसलिए क्या हुआ फिर, जनरली प्राइमरी मेमोरी हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी लेसर देन सेकेंडरी मेमोरी एंड ग्रेटर देन कैशे मेमोरी। तो हमने फिर कंपेयर किया साइज को, तो साइज में हमें पता चला कि प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है और कैशे मेमोरी से ज्यादा होती है। तो ये डेफिनेटली हमने जो पॉइंट्स अभी मेमोरी हायरार्की में देखे थे ना, ये उसी से उठाए हुए हैं। क्या कि भाई जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उससे जो डेटा निकालने की स्पीड है, जो डेटा निकालने की स्पीड है, एक्सेस टाइम मतलब डेटा निकालने की जो स्पीड है, तो जो डेटा निकालने की स्पीड है वो आपके स्टोरेज डिवाइस से कम होती है, स्टोरेज डिवाइस से कम होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो तेज है। पर कैशे से आपकी क्या होती है, कैशे से ज्यादा होती है, मतलब कैशे में और कम होता है एक्सेस टाइम, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कैशे ज्यादा तेज है, तो इसीलिए कैशे का कंसेप्ट भी है, हम कैशे पढ़ेंगे आगे। बट फिर अब यहां पे एक बाउंडेशन आ जाती है, क्या कि भाई कैशे का जो साइज है वो बहुत कम होता है, रैम का साइज कंपैरेटिव होता है बीच में, और सेकेंडरी मेमोरी का तो बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरीके से रैम बीच में, रैम में गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, प्राइमरी मेमोरी बीच में एक्ट कर रही है कि वो थोड़ा सा साइज भी सही है और स्पीड भी अच्छी है, तो बीच में एक्ट कर रही है आपकी प्राइमरी मेमोरी, बिटवीन व्हाट, बिटवीन कैशे एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी कि मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की प्रॉपर्टीज क्या। अब देखते हैं क्या प्राइमरी मेमोरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सो नीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, memory is organized in such a way that access time for the ready process is minimized। अब भाई ये ready process क्या है, एक्चुअली किसी भी टास्क को करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस हमेशा बनाया जाता है, उसके बाद उसको रेडी स्टेट में डाला जाता है। तो रेडी स्टेट में क्या होता है यार, रेडी स्टेट में तैयार हुआ जाता है एक प्रोसेस को रन कराने के लिए, ठीक है। सपोज एक कोई भी प्रोसेस है, कोई भी चीज करानी, सपोज आपको सीपीयू में कुछ भी कराना है, कुछ भी कंप्यूटर से काम कराना है, वो प्रोसेस पहले क्रिएट करी जाएगी, फिर उसको रेडी में डाला जाएगा, ठीक है। फिर वो रन होगा, हो सकता है वो इनपुट आउटपुट का मतलब या यूजर का कुछ इनपुट का वेट करे, फिर वगैरह वगैरह आगे प्रोसेस होते हैं, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, उसके अंदर डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिलहाल बस ये समझिए कि किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए पहले वो प्रोसेस बनता है, मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए पहले एक प्रोसेस बनता है, फिर उसे रेडी स्टेट में डाला जाता है कि भाई तैयार हो जाओ, अब रेडी मतलब तुम्हें रन करने वाले हैं। तो जब वो रेडी स्टेट में होता है, रेडी स्टेट में होता क्या एक्चुअली, रेडी स्टेट में हमें एक ऐसी मेमोरी चाहिए, मतलब एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे हम उस प्रोसेस को डाल सके जिससे कि उसका जो एक्सेस टाइम है वो कम हो सके। तो हमने यही किया, हमने क्या किया, हमने सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या किया, मेमोरी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि जो रेडी प्रोसेस में एक्सेस टाइम है वो मिनिमाइज हो सके। मतलब रेडी प्रोसेस से जब हम रनिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, रनिंग स्टेट में जा रहे हैं, तो जो एक्सेस टाइम है वो मिनिमाइज कर सके। तो रेडी प्रोसेस एक्चुअली में है ही वो स्टेप जिसमें आप जो भी डेटा है, जो भी प्रोसेस है, उसको रैम में लोड करते हो फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो द फॉलोइंग अप्रोच, तो ये चीज अचीव करने के लिए, मतलब रेडी प्रोसेस वाला सिचुएशन अचीव करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए एक्सेस टाइम क्या किया हमने। So the following approach is followed to minimize access time for the ready process। So ready process का जो access time है, इसको minimize करने के लिए हमने कुछ steps follow किए। क्या किए देखिए। So all programs, files and data are stored in secondary storage that is larger and hence has greater access time। So actually में क्या होता है, जितने भी प्रोग्राम, जो भी फाइल आपको जो कुछ भी एग्जीक्यूट कराना है, सपोज आप एक गेम की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, वो कहां लोडेड होते हैं, कहां होते हैं, वो भाई आपके स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। अब यार देखो, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, दो अलग अलग टर्म्स, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो चीजें हो गई, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यूजुअली जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि प्राइमरी मेमोरी को मैं मेमोरी कहूंगा, मतलब जब भी मेमोरी कहूंगा या फिर आप सुनोगे भी कहीं पर भी मेमोरी वर्ड कहा जा रहा है, तो मेमोरी से हमेशा प्राइमरी मेमोरी दिमाग में आना चाहिए आपके, ठीक है। और अगर हमें सपोज कहना है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात चल रही, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर रखिएगा। तो एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम आपको जो भी कोई भी प्रोग्राम है वो कहां पे होता है स्टोर या सेव, कहां पे होता है यार, वो स्टोर होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में। कहां स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। अब उस सेकेंडरी मेमोरी से जो प्रोग्राम है वो कहां लोड किया जाता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम लोड किया जाता है आपका प्राइमरी मेमोरी में। अब वो जो प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम लोड किया जाता है, उसके बाद वो सीपीयू से इंटरैक्ट करता है और चलती चीजें, ठीक है। सो ऑल प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड डेटा आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज दैट इज लार्जर, जो बहुत बड़ी होती है, और इसीलिए इसका जो एक्सेस टाइम है वो भी बहुत बड़ा होता है।
अब इससे प्रॉब्लम आ गई भाई, वहां से चीजें रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या किया हमने, मतलब अगर डायरेक्टली सीपीयू यहां से चीजें लेने लग जाए तो उसको तो भाई ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा कि सामने वाला इरिटेट होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सो सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय अ सीपीयू और प्रोसेसर। इसलिए हमने कंसेप्ट बना दिया कि भाई सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता। सीपीयू डायरेक्टली कुछ भी चाहिए तो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाके नहीं ढूंढेगा, ठीक है। तो यही यहां लिखा हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू और प्रोसेसर। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये लोड करता है, लोड्स द प्रोसेस इन प्राइमरी मेमोरी। तो ओएस क्या करेगा, किसी भी प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी में पहले लोड करेगा, विच इज स्मॉलर एंड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, जो कम साइज की होती है और सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्योंकि उसका एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा होता है। वहां से जो सीपीयू एक्सेस करेगा उसका टाइम बहुत ज्यादा होगा, सॉरी बहुत कम होगा, बहुत जल्दी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा भाई, एक्सेस टाइम मतलब रिट्रीवल टाइम। तो फास्ट अगर कोई चीज तो वो एक्सेस टाइम कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। Since only those processes are loaded in primary memory, which is ready to be executed, the CPU can access those processes efficiently, and this optimizes the performance of the CPU. इसी वजह से जो CPU की परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। अब मैं इसको आपको एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझाता हूं तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम चलते हैं व्हाइट स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या है भाई हमारे पास, ठीक है। तो गाइस सिचुएशन ये है कि आपके पास है एक एक्सटर्नल स्टोरेज। क्या है भाई आपके पास है एक एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये आपकी है एक्सटर्नल स्टोरेज। ये है भाई आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज। अब इस एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर बहुत सारे क्या लिखे हुए हैं, प्रोग्राम्स रखे हुए, सेव करे हुए रखे हुए। तो सपोज ये आपका प्रोग्राम 1 है, ठीक है, सपोज ये प्रोग्राम 2 है, सपोज ये प्रोग्राम 3 है, सपोज ये प्रोग्राम 4 है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सपोज प्रोग्राम 5 है, प्रोग्राम 6 है, प्रोग्राम 7 है, प्रोग्राम 8 है ना। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स इस सेकेंडरी स्टोरेज में रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे भाई आपके पास क्या है, एक सीपीयू एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक प्रोसेसर एग्जिस्ट करता है, इसको हम सीपीयू कह देते हैं, चलो ठीक है। सीपीयू एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि यार मुझे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, मतलब मुझे कराना है प्रोग्राम 6 को एग्जीक्यूट, प्रोग्राम 6 को एग्जीक्यूट कराना है। अब मैंने कहा भाई जाओ प्रोग्राम 6 को एग्जीक्यूट कराओ। अब क्या होगा, सीपीयू यहां आएगा, प्रोग्राम 6 को इस लिस्ट में ढूंढेगा। बताओ, पहले यहां जाएगा प्रोग्राम 6 है, नहीं है, यहां जाएगा प्रोग्राम 6 है, नहीं है, यहां जाएगा है, नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां मिल गया, इसको फेच करेगा फिर रन करेगा। अब बताओ भाई इसने इतनी सारी पुरानी चीजों में जाने में कितना टाइम वेस्ट कर दिया। हो सकता था ये प्रोग्राम 6 जो है स्टार्टिंग में होता तो जल्दी मिल जाता, हो सकता है बिल्कुल आखिरी में होता तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता। तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यार बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एक्सटर्नल स्टोरेज से डेटा निकालने के लिए। रीजन क्या कि ये बहुत बड़ी है, ये क्या है भाई, ये बहुत बड़ी है साइज में, लार्ज साइज है इसका, तो इससे डेटा रिट्रीव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो क्या करें फिर अपन, तो यार हमने क्या किया है ना, हमने यहां पे ये सिस्टम हटाया और हमने कहा यार एक और मेमोरी यहां पे इंट्रोड्यूस कर दो जिसको हम कहेंगे प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। क्या करो, एक और मेमोरी इंसर्ट कर दो बीच में, इसको हम कहेंगे प्राइमरी मेमोरी। अब जब भी सीपीयू को कुछ भी चीज चाहिए तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज में नहीं ढूंढेगा, वो प्राइमरी मेमोरी में ढूंढेगा। अब अगर आपको सपोज प्रोग्राम 6 को एग्जीक्यूट कराना है तो प्रोग्राम 6 क्या होगा, यहां पे लोड होगा, मतलब जिस भी प्रोग्राम को लोड कराना है जो सेव्ड एक्सटर्नल स्टोरेज में, वो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी में लोड होगी। अब प्रोग्राम 6 यहां पे लोड हो गया। अब ये सब कैसे होता है यार, ये भी एक बहुत डेप्थ में कंसेप्ट है कि किस तरीके से लोडिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो वो सब अभी आपको नहीं जाना, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो सब मैं चीजें कवर नहीं करूंगा, टच नहीं करूंगा। बट आप ये समझिए कि ये चीज पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड होती है, ठीक है। सो वो आप जब ग्रेजुएशन करोगे ना तब पढ़ोगे ये सब चीजें, ठीक है, कि कैसे लोड होता है, क्या क्या सिस्टम होता है, ठीक है। अभी आप उस चीज की टेंशन मत लो, आप बस ये कहोगे यार ये लोड हो गया सपोज यहाँ पे। अब हमें क्या कराना है, अब हमें इस सीपीयू को सपोज प्रोग्राम 6 कराना है या हमें प्रोग्राम 6 लोड कराना है।
तो अब क्या होगा, अब यहां से जब हम ये प्राइमरी मेमोरी में लोड करते हैं तो अब ये रेडी स्टेट में आ गया। तो अब क्या होगा कि अब जब इस सीपीयू को प्रोग्राम 6 को एग्जीक्यूट कराना है तो वो इस पूरे बल्क में नहीं ढूंढेगा, वो यहां प्राइमरी मेमोरी में इस प्रोग्राम को ढूंढेगा। तो अब ये सीपीयू गया प्राइमरी मेमोरी के पास, कहा कि भाई बता दो मुझे कहां है प्रोग्राम 6। उसने कहा ये रहा भाई प्रोग्राम 6, इसको कर दो लोड और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इससे जो हमारा एक्सेस टाइम है वो क्या हो गया, वो इनक्रेडिबली रिड्यूस हो गया। मतलब अब जो हमें डेटा रिट्रीव करने की स्पीड है वो बहुत तेज हो गई, बहुत जल्दी से हम कोई भी चीज को प्रोग्राम को ढूंढ सकते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज के समय नहीं थी। एक्सटर्नल स्टोरेज में बहुत टाइम लग रहा था चीजों को ढूंढने में, प्राइमरी मेमोरी में क्या हुआ, बहुत तेज हो गया। तो आई होप इस ब्लॉक डायग्राम के साथ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरत है हमें इस प्राइमरी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की क्या ड्रॉबैक्स है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से हमें प्राइमरी मेमोरी की जरूरत पड़ी। अब ये भी नहीं कह सकते ना सिर्फ प्राइमरी मेमोरी यूज करो सेकेंडरी मेमोरी यूज मत करो, वो भी नहीं हो सकता। सेकेंडरी मेमोरी की अलग एडवांटेजेस हैं, बड़ी है वो, नॉन वोलेटाइल है, उस सब के बारे में बात करेंगे आगे कि क्या कंसेप्ट्स हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि इसके क्या यूज है, ये मत समझना कि यही किंग है, ठीक है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। हर एलिमेंट का अपना काम है, ठीक है, इसीलिए वो वहां पे है, नहीं तो वो हटा देते ना वहां से, डिसकंटिन्यू हो जाता और हो सकता है आगे जाके डिसकंटिन्यू हो भी जाए, राइट। तो वो आप देखोगे आगे, ठीक है, विद द टाइम चीजें चेंज होती रहती है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट क्या है। अब एक बार मैं क्विक रीड मार दूंगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट एक्सेस टाइम फॉर द रेडी प्रोसेस इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। द फॉलोइंग अप्रोच इज फॉलोड टू मिनिमाइज एक्सेस टाइम फॉर द रेडी प्रोसेस। All programs, files and data are stored in secondary storage that is larger and hence has greater access time, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू और प्रोसेसर। In order to execute any process, operating system loads the process in primary memory which is smaller and can be accessed directly by the CPU, ठीक है। Since only those processes are loaded in primary memory which is ready to be executed, the CPU can access those processes efficiently and this optimizes the performance of the system। तो कोई भी चीज एग्जीक्यूट करानी है सबसे पहले आपकी क्या होगी, रैम वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं, प्राइमरी मेमोरी में लोड होगी, ठीक है। अभी हम इसका टाइप्स भी पढ़ेंगे, साथ में एक चीज और समझिएगा, प्राइमरी मेमोरी में लोड होगी, है ना। अभी जाके आप देखोगे प्राइमरी मेमोरी के टाइप, तो पहले टाइप ही कवर कर लेते फिर वो क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। तो केस ये है कि प्राइमरी मेमोरी के टाइप तो पहले बाद में देखेंगे, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं भाई मेन मेमोरी के क्या है, मतलब ये जो प्राइमरी मेमोरी आप मेन मेमोरी यूज करो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, इट इज फास्टर कंप्यूटर मेमोरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में ये बहुत फास्ट होती है, आपको समझ में आ गया। एक्सेस टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है आपकी मेन मेमोरी का एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट इट इज सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो ये सेमीकंडक्टर टेक पे बेस्ड होती है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड नहीं होती है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर टेक बेस्ड मेमोरीज। इट इज यूजुअली अ वोलेटाइल मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी है। इसके ऊपर हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर वोलेटाइल नेचर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि लोग समझते हैं वोलेटाइल का मतलब भाई गायब हो जाना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गायब कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इसको मेन मेमोरी कह ही रहे हैं तो भाई मेन मेमोरी ही होती है, ठीक है। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। तो अब आज के जमाने में सिस्टम को रन करना विदाउट मेन मेमोरी इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी, जो आप लिख सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, लिस्ट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी एक्चुअली, तभी तो ये वाला पॉइंट आएगा, इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, राइट। सो प्राइमरी मेमोरी अगर आपको डिफाइन करना है तो ये वाला पॉइंट भी डाल देना, इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो यार ये है आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेन मेमोरी की। अब जरा टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स क्या है, ठीक है। सो अगर मैं मेमोरी की टाइप्स की बात करूं तो दो टाइप में मेमोरी डिवाइडेड है, एक रैम है, एक रोम है, ठीक है। अब रोम में भी बड़े कंफ्यूजन होते हैं भाई, रोम के भी बहुत अलग ही दिमाग में लोगों के बसा रहता है कि रोम पता नहीं क्या है, ठीक है। तो उस रोम के बारे में भी मैं आपको सारे कंसेप्ट अभी क्लियर करूंगा। तो हमारे पास दो टाइप की मेमोरी, एक रैम है, एक रोम है। इनमें भी फर्दर टाइप्स हैं, रैम जो है एस रैम और डी रैम में डिवाइडेड है, रोम जो है पी रोम, एम रोम, ईईपी रोम और ईपी रोम में डिवाइडेड है। इनके सबके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस टाइप्स की, इन टाइप्स के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, रैम रोम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब साथ में एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि
जब भी किसी प्रोग्राम को रन करना होता है तो हमें रैम में लोड करना होता है उसे, अभी पढ़ेंगे ये चीज़ भी। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यार हमारे पास रैम लिमिटेड होती है, 4 GB 8 GB 16 GB लिमिटेड होती है। आप प्रोग्राम्स रन करते हो बहुत हैवी, सपोज गेम रन कर रहे हो, सपोज 25 GB का, 40 GB का, 50 GB का, वो इस मेमोरी में कैसे समा जाता है? अब किसी को भी एग्जीक्यूट करना है तो इसमें लोड तो होना चाहिए, राइट? फिर यहां पे कंसेप्ट आता है गाइस वर्चुअल मेमोरी का। और साथ में एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि यार पूरा जो भी प्रोग्राम है वो एक साथ लोड नहीं होता। सपोज आपको एक गेम रन करना है, तो गेम जो रन करना है, चलाना है, पूरा गेम एक साथ लोड नहीं होगा। जैसे जैसे आपको इंटरफेस दिखेंगे, सपोज जैसे स्टार्टिंग में आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, या फिर एक अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा, या फिर आपको अपना प्रोफाइल सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो उतना पार्ट कोड का उतना पार्ट सिर्फ लोड होगा रैम में, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। फिर उसके आगे बढ़ोगे तो वो वाला पार्ट हट जाएगा, जो नेक्स्ट पार्ट है वो लोड होगा। तो हमेशा ध्यान ये रखिएगा कि हर जो भी चीज है, जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, वो रैम में सबसे पहले लोड होता ही होता है। इट इज फॉर श्योर एंड इट इज नेसेसरी कि सबसे पहले वो रैम में लोड हो। बट इसमें एक चीज भी है कि रैम तो हमारी छोटी सी होती है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कैसे लोड कर लेते हैं? तो यहाँ हम थोड़ा सा जो है कंप्यूटर का बेवकूफ बनाते हैं, जिसमें यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि पूरा प्रोग्राम एक साथ लोड नहीं होता, पार्ट बाय पार्ट लोड होता है। जितनी जरूरत है उतना पार्ट लोड होगा। फ्रंट स्क्रीन की जरूरत है, फ्रंट स्क्रीन लोड होगी। एंड स्क्रीन की जरूरत है, एंड स्क्रीन लोड होगी। स्टार्टिंग में कोई लेवल चल रहा है, वो लेवल लोड होगा सिर्फ। तो पार्ट बाय पार्ट लोड होता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ लोड नहीं हो सकता, कैपेसिटी ही नहीं है भाई इतनी। और अगर कैपेसिटी है तो पूरा प्रोग्राम लोड हो जाएगा, राइट? तो उस तरीके से आपका चलता है। तो आई होप यहां तक आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि भाई प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, सबसे पहले तो क्या होती है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। हिरार्की से निकाल सकते हो, मेमोरी हिरार्की देख के आप ये बता सकते हो कि भाई इसका क्या है, स्टोरेज बहुत कम होती है, मतलब कैपेसिटी बहुत कम है, पर एक्सेस टाइम भी कम है, जिससे कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे रिट्रीवल की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। कंपेयर करो कैशे और सेकेंडरी मेमोरी से, तो सेकेंडरी मेमोरी और कैशे के बीच में खड़ा होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, राइट? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज योर कि नीड क्या है प्राइमरी मेमोरी की, वो समझ में आ गई होगी कि जब भी हम सेकेंडरी स्टोरेज से कोई भी चीज फेच करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी मेमोरी, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उससे कोई भी चीज निकालना बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि उससे जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, चीजें निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक ऐसी मेमोरी का कंसेप्ट लाया जो छोटी है साइज में पर स्पीड में बहुत तेज है, सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड नहीं, सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है, और उससे चीजें निकालनी बहुत आसान है, बहुत इफेक्टिव है, जिसकी वजह से जो अब हमारा रेडी प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, मतलब अब हमें फील होने लगता है हमारा प्रोग्राम बहुत तेज चल रहा है, हमारा पीसी बहुत तेज चल रहा है। तो रैम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रैम यार आपने बहुत ज्यादा सुना भी हो, सही रैम कह रहा हूं, प्राइमरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार रैम में आ जाता हूं क्योंकि प्राइमरी मेमोरी से पता है रैम ही सोचता है हमेशा, वो भी हम बात करेंगे, रैम के बारे में भी आगे बात करेंगे, टाइप्स हमने देख ही लिए। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि क्यों प्राइमरी मेमोरी की जरूरत है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्लियर हो ही गए क्या है, बल्कि इनमें भी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे वोलेटाइल नेचर हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से जो कंपैरिजन है वो जब सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लेंगे तब और डिटेल में समझ में आएगा। तब मैं इवन आपको एक टेबल बनवा दूंगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, तो आपको बहुत चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपको टाइप समझ में आ गया कि मेमोरी के दो टाइप्स है, रैम और रोम। ठीक है, जिसमें से रैम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एस रैम डी रैम में। रोम 4 पार्ट्स में डिवाइड है, पी रोम, एम रोम, ईईपी रोम और ईपी रोम। अब इसके बाद भी कुछ डिविजन्स मिल जाते हैं, ब्रॉडली ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो इसके बारे में बल्कि ये भी और टाइप मिल जाते हैं, ये ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है, यूजुअली जो देखने को मिलता है आपको ये 2 देखने को मिलता है, और भी कभी कभार और क्लासिफिकेशंस डालते थे। ठीक है, सो ये सब हम अब डिटेल में देखेंगे। अब चलते हैं आगे और इन रैम और रोम का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। भाई रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, रैम एंड रोम। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो मैं आपको यहां बना के पूरा कंसेप्ट चीज बताऊंगा कि रैम रोम क्या चीज है। फिर इनके क्विक डिस्क्रिप्शन की तरफ चलेंगे कि सपोज लिखने के लिए आ जाए कि रैम के बारे में लिखो, रोम के बारे में लिखो, तो क्या लिखोगे। ठीक है, तो आगे फिर हम देखेंगे भाई रैम क्या होता है, रैम के टाइप्स वगैरह क्या हैं, डिस्क्राइब करने के लिए क्या डिस्क्राइब करोगे, रोम क्या डिस्क्राइब करोगे, आगे टाइप्स आ जाए तो टाइप्स में क्या लिखोगे, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं फटाफट और देखते हैं रैम रोम के बारे में। सो गाइस, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। क्या सिचुएशन है, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। आपने क्या किया, अपने पीसी को ऑन किया, दैट्स ऑल। शटडाउन किया हुआ था, आपने उस पीसी को ऑन किया। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पास क्या है, आपके पास एक सीपीयू है, राइट।
जिसमें कुछ भी चीज रन करने के लिए, सीपीयू में कुछ भी चीज रन करने के लिए रैम से कोई भी चीज लोड होनी चाहिए, राइट। रैम एक ऐसी मेमोरी है, आपकी प्राइमरी मेमोरी रैम, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि रैम में जो भी चीज है वो लोड होनी चाहिए सीपीयू में, तब वो एग्जीक्यूट होता है। जो हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बार बार कह रहे हैं, वो कौन से स्पेशल प्राइमरी मेमोरी के बारे में कह रहे हैं? रैम के बारे में कह रहे हैं। सो रैम में जो भी प्रोग्राम रखा हुआ है वो यहां लोड होता है और फिर आपका चलता है। बट जब गाइज आपने सीपीयू अपना ऑन किया तो क्या इस रैम के अंदर कुछ भी है? जब इस रैम के अंदर कुछ भी है ही नहीं तो लोड क्या होगा, एग्जीक्यूट क्या होगा, रन क्या होगा? तो अब यहां पे भाई फंस जाते हैं कि क्या करें, यहां हो जाती है टेंशन कि क्या हो। तो यहां पे गाइस कंसेप्ट आता है रोम का, ठीक है। तो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और यहां पे रोम के पास होते हैं कुछ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जैसे ही जब आप पीसी को ऑन करते हो, तो गाइस याद करना, रिलेट करना प्रैक्टिकली, जब आप पीसी को ऑन करते हो सो ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की स्क्रीन दिखती है जो उस कंपनी की होती है जिस कंपनी का आपका पीसी होता है, उसी ने डिजाइन करा होता है, राइट। बहुत अजीब सी स्क्रीन दिखती है, ठीक है। और उसमें आपके पास ऑप्शन आता है F2 F12 दबाओगे तो उसमें चले जाओगे उसके अंदर, है ना, सेटिंग्स चेंज करने में। वो स्क्रीन याद है? तो वो स्क्रीन लोड कैसे होती है, कहां से लोड होती है, क्या होता है, ठीक है। तो यार वो काम एक्चुअली यहां रोम से परफॉर्म होता है। तो बेसिकली जब आप सीपीयू को ऑन करते हो तो क्या होता है, जब आप सीपीयू को ऑन करते हो तो आपके रोम के जो भी ऑपरेशंस हैं सबसे पहले भाई ये परफॉर्म होते हैं। मतलब रोम में लिखी हुई चीजें, प्रोग्राम्स लोड होते हैं सीपीयू में, और दो मेन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले आपका परफॉर्म होता है हार्डवेयर चेक, ठीक है। हार्डवेयर चेक मतलब कि जो आपका सीपीयू है वो चेक करेगा कि मेरे साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। आपने नोटिस किया होगा जैसे आप पीसी को ऑन करते हो तो जो माउस अगर कनेक्ट कर रखा है, कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, सपोज आपने और अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी हैं, वो सब ब्लिंक होती हैं, मॉनिटर ब्लिंक होते हुए आपने देखा होगा। क्या होता है वो भाई? वो हार्डवेयर चेक होता है जो इनिशियली रन होता है सबसे पहले, ठीक है। इसको हम टेक्निकल टर्म में कहें तो पोस्ट प्रोसेस कहते हैं हम इसको, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में उसको पोस्ट कहते हैं, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, टेक्निकली कहते हैं पोस्ट प्रोसेस। जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है हार्डवेयर चेक, जो आपने नोटिस किया होगा ब्लिंक के फॉर्म में, माउस में ब्लिंक होना, कीबोर्ड में ब्लिंक होना, मॉनिटर में ब्लिंक होना, अलग अलग डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड है उन सब में ब्लिंक होना। जो कहां से आया, ये प्रोग्राम लिखा कहां हुआ है? हार्डवेयर चेक का रोम के अंदर लिखा हुआ है, रोम से लोड हुआ, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है आपका फेवरेट प्रोसेस, दैट इज योर बूटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्या होता है भाई? बूटिंग प्रोसेस होता है जो नेक्स्ट होता है। तो वो जो मैं कह रहा हूं ना, ब्लैक स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, वो क्या है? वो उसके बाद जो पार्ट हो रहा है उसको हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। अब बूटिंग बहुत फेवरेट वर्ड होगा ना, कहते हो भाई पीसी बूट हो रहा है, बूट हो रहा है, बूट हो रहा है, मतलब पता है बूट का क्या होता है? नहीं पता है तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रोम से एक्चुअली ये प्रोग्राम जाता है बूटिंग का, और बूटिंग परफॉर्म होता है यूजिंग अ प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। अब ये बूटिंग या बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है भाई? ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आपका जो एक्सटर्नल स्टोरेज है, जो क्या है? जो एक्सटर्नल स्टोरेज है, ठीक है, ये एक्सटर्नल स्टोरेज है। इस एक्सटर्नल स्टोरेज में, इसको मैं ES लिख देता हूं, एक्सटर्नल स्टोरेज। तो जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उसमें जो OS है, जो OS है, इस OS को क्या करो? इस OS को लोड कर दो भाई रैम में। तो यहां पे आपका OS लिस्ट हो जाता है। तो बूटिंग क्या है? बूटिंग वो प्रोसेस है जिसकी मदद से आपका जो एक्सटर्नल स्टोरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? वो रैम में लोड हो जाता है। और जैसे ही एक बार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो गया तो ये सीपीयू बाबा कहते हैं भाई अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हट जाओ तुम यहां से। ये कनेक्शन हो जाता है ब्रेक, और क्या होता है? रैम के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, रैम के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। और फिर आप याद करिएगा, जैसे ही आपका वो ब्लू या ब्लैक स्क्रीन गायब होती है, फिर सबसे पहले क्या लोड हो जाता है? आपको देखने को मिलता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहली झलक, दैट इज उसका लोगो। फिर लोगो के बाद आपकी वेलकम स्क्रीन आती है, उसको मतलब जो ऑन करोगे तो आपका लॉगिन वाला सेक्शन आ जाएगा, उस सब में आप चीजें करोगे,
राइट तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो रोम की चीजें चली, रोम में जो प्रोग्राम्स लोडेड हैं वो चले, है ना। उसके बाद रोम में ही एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, दैट इज योर बूटिंग या बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये क्या करता है? बूटिंग करता है। बूटिंग क्या है? प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटर्नल स्टोरेज से रैम में लोड होता है। अब बूटिंग की मदद से ओएस लोड हो गया रैम में, अब इसके बाद आपका रैम ऑपरेट होता है और आपकी चीजें एग्जीक्यूट होने लग जाती हैं। अब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पूरा यहां पे लोड हो जाता है? नहीं भाई, पूरा लोड नहीं होता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। होता क्या है एक्चुअली में? एक्चुअली में जो इनिशियली स्टार्टिंग की चीजें, जो जो जरूरत है, सिर्फ वो लोड होता है। जैसे इनिशियली क्या जरूरत है हमें? इनिशियली आपको लोगों की जरूरत है, तो सबसे पहले क्या प्रोग्राम लोड होगा रैम में? सिर्फ लोगों का प्रोग्राम लोड हो जाएगा। फिर क्या लोड होगा? फिर हमें स्क्रीन चाहिए, मतलब जो आपका लॉक स्क्रीन होती है वो चाहिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? लोगों के बाद लॉक स्क्रीन का आ जाएगा प्रोग्राम। फिर लॉक स्क्रीन को ओपन किया आपने, फिर लॉगिन सेक्शन आ गया, लॉगिन का प्रोग्राम हो गया। फिर लॉगिन के बाद आपके पासवर्ड डाल के आप अंदर गए, तो जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो कुछ बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम्स हो गए, जैसे कि ड्राइवर्स हो गए आपके, जैसे कि सपोज एंटीवायरस अगर आपने डाल रखा है, एंटीवायरस हो गया, तो वो सब प्रोग्राम्स लोड होने लगते हैं। ठीक है, तो वो सब कौन करता है? वो सब आपको ओएस करता है। ठीक है, तो ओएस का काम है वो सब करना। पर आई होप आपको रैम और रोम का कंसेप्ट समझ में आ गया कि रैम और रोम क्या करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका चलता है। और अब आपका भाई जब इनिशियली प्रोग्राम हो गया, उसके बाद ऑलमोस्ट रोम का काम खत्म हो जाता है और रैम पे आपकी सारी चीजें चल रही होती। तो इस तरीके से कुछ आपका जो स्टार्टिंग है ना, जब आप पीसी स्टार्ट करते हो, जो इनिशियली प्रोसेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ऑन किया, रैम में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले रोम में जो चीजें प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं वो सीपीयू में लोड होंगे, वो चलेंगे। उसमें लिखा हुआ है हार्डवेयर चेक होगा सबसे पहले, उसके अंदर लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, फिर बूटिंग होगी। बूटिंग मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज से रैम में ओएस लोड कर दिया जाएगा। अब ये ओएस एक्चुअली सीपीयू में लोड होगा, यहां से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और अब ओएस चलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोसेस चलने लगेगा। ठीक है, तो यार ये कुछ होता है जब आप अपने पीसी को स्टार्ट करते हो। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। अब मैं आपको चलता हूं, समझाता हूं कि भाई आगे आपके पास क्या है। मतलब अब रैम और रोम को जब हम स्पेशली समझेंगे ना, एक एक पॉइंट्स, तो वो समझ में आएंगी चीज। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई रैम से, मतलब रीड ओनली, रोम से। सबसे पहले शुरू करते हैं रोम से। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी रोम। ठीक है, सो एनी डेटा विच नीड नॉट बी ऑल्टर्ड आर स्टोर्ड इन रोम, क्योंकि यार वर्ड ही खुद सजेस्ट कर रहा है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड किया जा सकता है इससे, रीड ओनली मेमोरी। तो वो प्रोग्राम जिसको आप ऑल्टर नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते, उसको रोम में रखो। जैसे कि आपका हार्डवेयर चेक का प्रोग्राम हो गया, बूटिंग का प्रोग्राम हो गया, तो वो सब आप क्या करो, रोम में रखो। ROM includes those programs which run on booting of the system. Booting होते समय जो प्रोग्राम चलता है वो ROM में होता है, known as a bootstrap program that initializes OS. OS को जो क्या कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लोड करता है, along with data like algorithm required by OS. अब OS को चलाने के लिए जो जो एल्गोरिथम्स चाहिए वो सब लोड करता है। कौन? आपका ROM में होता है वो सब प्रोग्राम। ठीक है, एनीथिंग स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और चेंज। तो रोम में जो भी लिखा है भाई वो ना चेंज हो सकता है ना ऑल्टर हो सकता है। अब आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे ना, वो एक्सप्लेनेशन के बाद ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और अब लिख पाओगे, फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, अब रोम कितने टाइप की होती है भाई? टाइप्स ऑफ रोम देख लो। सो रोम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। सबसे पहला आपका रहता है भाई एम रोम, मास्क्ड रोम। So masked ROM or hardwired and pre-programmed ROM, any content that is once written cannot be altered anyhow. तो masked ROM वो हो गया भाई जिसमें एक बार लिख दिया, पत्थर की लकीर है, एक बार बना दी फिर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और ये masked ROM अब यूज नहीं होते, ये पहले की चीजें है ना, पहले की ROM है, अब masked ROM यूज नहीं होते। ठीक है, फिर P-ROM क्या होता है भाई? Programmable ROM. P-ROM मतलब programmable ROM. So programmable ROM can be modified once by the user. ठीक है, द यूजर बाइज अ ब्लैंक PROM एंड राइट्स द डिजायर्ड कंटेंट बट वंस रिटन कंटेंट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। सो PROM वो है जिसको प्रोग्राम कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हो। मतलब बाहर से PROM खरीद के लाओ, उसको अपने हिसाब से प्रोग्राम करो, लोड करो। अब एक बार आपने उसमें जो भी लिख दिया उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। सो एक बार आप उसमें राइट कर सकते हो, वो आपका PROM है, दैट इज प्रोग्रामेबल ROM।
ठीक है, आई होप सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब ये ध्यान रखना, वंस सिर्फ एक ही बार इसमें आप लिख सकते हो, है ना। अब बार बार इसमें डिलीट करके रीराइट नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार ब्लैंक पी रोम लाओगे, है ना, ब्लैंक लाओगे, उसमें जो भी लिखोगे फिर आप उसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, वो आपका प्रोग्रामेबल रोम है, पी रोम है। ठीक है, फिर पी रोम के बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई आपका ई पी रोम, है ना, दैट इज इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। So erasable and programmable ROM content can be changed by erasing the initial content, which can be done by exposing EPROM to UV radiation. तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको दोबारा से चेंज कर सकते हो, दोबारा से कंटेंट कर सकते हो, इरेज करके पुराना कंटेंट। मतलब आप EPROM लेके आए, EPROM है आपके पास, आपने इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख दिया, है ना। अब आपको नया कंटेंट डालना है तो पहले ये पुराना कंटेंट सारा डिलीट मारना पड़ेगा। कैसे? मॉडिफाई नहीं कर सकते इसको, ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें से कुछ पार्ट डिलीट कर दें, कुछ छोड़ दें और बाकी अपना प्रोग्राम लोड कर दें, ना, ये नहीं कर सकते। आपको इसमें जो भी लिखा हुआ एपी रोम में सबसे पहले पूरा चीजें डिलीट मारनी पड़ेगी, आपको उसे फॉर्मेट मारना पड़ेगा, ये समझ लो। फॉर्मेट मारने के बाद आप इसमें कुछ भी लोड कर सकते हो, और वो फॉर्मेट करते भी कैसे हैं, वो हम यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करके करते हैं। ठीक है, दिस एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट डिसिपेट्स द चार्ज ऑन रोम एंड कंटेंट कैन बी रीरिटन ऑन इट। सो ये क्या करता है, ये यूवी रेज एक्चुअली में सारा कंटेंट उसका डिलीट कर देता है, उसके बाद आप इसमें दोबारा से रीराइट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, दैट इज योर ईपी रोम। अब ईपी रोम के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, मोस्ट एडवांस्ड। अब आपको यूवी रेज में एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कंटेंट इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम कंटेंट कैन बी चेंज्ड बाय इरेजिंग द इनिशियल कंटेंट व्हिच कुड बी इजीली इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। यहां यूवी रेज की मदद से कर रहे थे, यहां हम इलेक्ट्रिकली कर रहे हैं चेंज। हाउएवर वन बाइट कैन बी इरेज्ड एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग इन वन गो, हेंस रीप्रोग्रामेबल ऑफ ईईपी रोम इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें आप पूरा एक बार में डिलीट करने के बजाय आप एक एक बाइट डिलीट कर सकते हो। इसी वजह से उसका रीप्रोग्राम करना, ईईपी रोम को रीप्रोग्राम करना बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग काम हो जाता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ईपी रोम यूज करिए अगर आपके पास बहुत टाइम है तो वेस्ट करने के लिए। ठीक है, बट इसमें क्या है, चीजें ये हैं कि यार आप इसको इरेज करके इलेक्ट्रिकली आप इसको फिर से प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ जो भी आपको करना है वो प्रोग्राम आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, सो बट है तो यार ये रीडेबल ही है, रीड ओनली मेमोरी, एक बार लिख दिया, अब इसको आपको चेंज अलग से करना पड़ेगा, बार बार ये नहीं कर सकते, बार बार अपनी मर्जी से चेंज कर लो, है ना। आपने एक बार लिख दिया, आपको वो आपका रीड ओनली बन जाएगा, सिर्फ उसमें राइट नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से कि प्रोग्राम मतलब लगा हुआ है पीसी में, रोम खोला रीराइट कर दिया, ये सब नहीं कर सकते, ये सब अलाउड नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें वो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जो बहुत नेसेसरी है, जो कभी डिलीट नहीं होने चाहिए, जैसे कि आपका हार्डवेयर चेक प्रोग्राम और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ठीक है, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो गाइस ये था आपका रोम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रोम को लोग कंफ्यूज करते हैं रीड ओनली मेमोरी से। अब रोम एक्चुअली पता नहीं क्यों बट अनकॉन्शियस माइंड से आपका रोम आप समझते हो हमेशा एक्सटर्नल स्टोरेज से। रोम मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज, भाई रोम मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं है। और फिर कंफ्यूज होता है कि सर रोम एक्सटर्नल स्टोरेज होता था, फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, फिर एक्सटर्नल स्टोरेज से हम रीड कैसे कर मतलब राइट कैसे कर पा रहे हैं उसके अंदर, ये कंफ्यूजन आ जाता है। तो कंफ्यूज मत हो भाई, रोम और रैम दोनों ही आपके प्राइमरी मेमोरी है। रोम और रैम दोनों ही आपके प्राइमरी मेमोरी है। रोम आपका रीड ओनली मेमोरी है, रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। देखो रैम क्या है, सो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है, अब ये रैम भी प्राइमरी मेमोरी है और सबसे ज्यादा यूज होता है भाई। ठीक है, और ये रैम तो आप यूज भी करते हो कि भाई मेरे पास 4 GB की रैम है, 8 GB की रैम है, 16 GB की रैम है मेरे में, है ना। तो ये वही वाली रैम की बात हो रही है भाई। So any process in the system which needs to be executed is loaded in a RAM which is processed by the CPU as per instructions in the program. So क्या लिखा हुआ है भाई, कोई भी प्रोग्राम जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है वो सबसे पहले क्या होगा, रैम में लोड होगा। ठीक है, जो भी सीपीयू को परफॉर्म कराना है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो सबसे पहले रैम में लोड होगा। जो भी यूजर ने जो भी प्रोग्राम दे रखा है उसके इंस्ट्रक्शंस पहले रैम में लोड होंगे, फिर एग्जीक्यूट होंगे। Like if we click on applications like browser, suppose आप ब्राउजर पे क्लिक करते हो, firstly browser code will be loaded by the operating system into the RAM
आफ्टर विच द सीपीयू विल एग्जीक्यूट एंड ओपन अप द ब्राउजर। तो जैसे मैंने आपको बताया भी है कि क्या होता है जब सपोज आपने ब्राउजर पे क्लिक किया, किसी भी क्रोम खोलना है, ओपेरा खोलना है, फायरफॉक्स खोलना है, आपने क्लिक किया तो एक प्रोसेस जनरेट होगा कि भाई ये काम करना है, टास्क करना है। अब वो टास्क के बाद रेडी प्रोसेस बनेगा। तो रेडी प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो ये आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में स्टोर्ड प्रोग्राम है इसका, वो क्या किया जाएगा, वो रैम में लोड किया जाएगा। ठीक है, सो रैम में लोड किया जाता है और फिर वो एग्जीक्यूट कराया जाता है। पीसी में जो आपका सी ड्राइव होता है जिसमें ओएस होता है पूरा डला हुआ, वो रैम होता है, रोम होता है, या आपका एक्सटर्नल स्टोरेज होता है? तो भाई कंफ्यूज मत करिएगा, वो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, वो ना रैम है ना रोम है, वो एक्सटर्नल स्टोरेज है। मतलब जो भी आपको फिजिकली दिखता है ना, मतलब रैम और रोम तो आपको दिखते ही नहीं है, एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको दिखता क्या है, सिर्फ आपको दिखता है सिर्फ एक्सटर्नल स्टोरेज हार्ड डिस्क के फॉर्म में। ठीक है, हार्ड डिस्क के फॉर्म में आपको पार्टीशन दिखते हैं, सी डी ड्राइव्स, तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज है। वहां से जो भी आपने क्लिक किया वो सबसे पहले आपका रैम में लोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा सीपीयू में जाके। इस चीज को क्लियर करिएगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको गाइस, ये बात कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जो आप कंप्यूटर खोलते हैं आपको ड्राइव्स दिखती हैं, पार्टीशंस दिखते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव भी बनाते हैं लोग, तो वो जो है वो क्या है, वो रैम है या रोम है या कुछ भी नहीं है? तो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है, वो एक्सटर्नल स्टोरेज है भाई, जिसमें आपको ओएस डला हुआ है, अलग अलग प्रोग्राम आप उसमें इंस्टॉल करते हो, अलग अलग चीजें करते हो। ठीक है, वो क्या है, वो एक्सटर्नल स्टोरेज है, उस पर आप कुछ भी क्लिक करते हो वो पहले रैम में लोड होता है फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब रैम भी क्या है, अलग अलग टाइप की है, तो देखो किस किस टाइप की है। सो रैम भी बेसिकली दो टाइप में डिवाइड है। सबसे पहले आपका आता है एस रैम और फिर आपका आता है भाई डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। अब क्या होता है डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस समझना है कि क्या होता है डी रैम और एस रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम और डी रैम needs to periodically refresh in few milliseconds to retain data. DRAM is made up of capacitors and transistors, and electric charge leaks from capacitors and DRAM needs to be charged periodically. तो आगे जाके आप पढ़ोगे कैपेसिटर्स के बारे में, अगर आपने फिजिक्स ले रखा है तो। ठीक है, तो ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर ही बनता है आपका भाई DRAM, जो पीरियोडिकली आपको चार्ज करना पड़ता है डेटा को रिटेन करने के लिए। DRAM is used in home PCs and servers as it is cheaper than SRAM। तो एक्चुअली DRAM आपका किस में यूज होता है, जो आप RAM यूज करते हो ना, वो आपका DRAM ही है, डायनेमिक रैम ही है। ठीक है, तो वो आपका कैपेसिटर से बनता है। ऑन द अदर हैंड SRAM क्या है, जो महंगा है। SRAM मतलब स्टैटिक रैम। सो SRAM कीप्स द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड टू द सिस्टम। जब तक पावर सप्लाइड है तब तक उसमें चीजें रहेंगी। सो SRAM यूजेस सिक्वेंशियल सर्किट्स लाइक अ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप शायद आप अभी नहीं देखोगे ना, फ्लिप फ्लॉप्स आप जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे तब देखोगे फ्लिप फ्लॉप्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, टू स्टोर अ बिट एंड हेंस नीड नॉट बी पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड। SRAM इज एक्सपेंसिव एंड हेंस ओनली यूज्ड वेयर स्पीड इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो कैशे इंप्लीमेंट करने के लिए यूजुअली हम SRAM का यूज करते हैं। अभी इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि DRAM और SRAM क्या होता है, आपको बस क्लासिफिकेशन पता है भाई। रैम जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, DRAM SRAM, दैट्स ऑल। DRAM कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, SRAM आपकी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। DRAM को आपको विद टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है, चार्ज रिटेन मतलब डेटा रिटेन करने के लिए। ठीक है, SRAM में ऐसा कुछ भी झंझट नहीं है, कोई भी पीरियोडिकली रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है आपको। वो अपना डेटा तब तक रखती है जब तक जो है उसमें पावर सप्लाइड है। और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं। मैं डिटेल में लेके जाऊंगा तो हम बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे, वो नहीं करना है हमें सिलेबस से स्टिक करना है। सो ये समझो बस ये टाइप्स होते हैं, ये इनका काम होता है। आपको डिटेल में घुसना ही नहीं है कि भाई ये क्या मतलब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आपको डिटेल में भी घुसना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं। आगे जाके ग्रेजुएशन करोगे तब पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, तो यार ये है आपका टाइप्स ऑफ रैम। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट जो बहुत बार मतलब स्टार्टिंग से कहा था, वोलेटाइल नेचर। ठीक है, सो व्हाट इज वोलेटाइल इन नेचर कह रहे हैं हम। वोलेटाइल थी आपकी प्राइमरी मेमोरी, मोस्टली प्राइमरी मेमोरी आपकी वोलेटाइल होती है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, सो क्या मतलब है वोलेटाइल का भाई। वोलेटाइल का मतलब है कि भाई चीजें जो भी आपने एक बार पावर ऑफ करा तो जो भी कंटेंट है उसमें से वो सब क्या हो जाएगा, वो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, फ्लैश आउट हो जाएगा। फ्लैश आउट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। फ्लैश आउट का मतलब ये होता है कि वो रैंडम डेटा आ जाएगा।
तो सपोज बाइनरी फॉर्म में स्टोर है तो कहीं मतलब कुछ डेटा स्टोर है 110, तो वो फ्लश आउट होकर कुछ भी बन जाएगा, 001 बन जाएगा, कुछ भी इस तरीके से कुछ भी रैंडम वैल्यू बन जाएगी, मतलब कुछ सेंस नहीं होगा उसका, ऐसा डेटा बन जाएगा। तो वोलेटाइल मतलब क्या होता है? फ्लश आउट होना। मतलब जब तक आप पावर सप्लाई कर रहे हो तब तक वो आपकी जो भी डेटा है उसको मेंटेन करके रखा हुआ, कंटेंट मेंटेन करके रखा हुआ है। एक बार आपने पीसी ऑफ किया तो वो सब चीजें गायब हो जाती। रीड करते हैं एक बार, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, कंटेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी मे और मे नॉट वैनिश व्हेन पावर इज लॉस्ट डिपेंडिंग ऑन इफ इट इज स्टोर्ड इन रैम और रोम। तो जब आप प्राइमरी मेमोरी, मतलब जब कंटेंट जो प्राइमरी मेमोरी का है वो वैनिश हो सकता है या नहीं हो सकता, डिपेंड करता है कि वो कंटेंट रैम में है कि रोम में है। ठीक है, कंटेंट ऑफ रोम इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, दे आर स्टोर्ड इवन व्हेन पावर इज लॉस्ट। सो रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल नेचर की है, मतलब जब पावर होती है तब भी उसका कंटेंट लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, दे आर स्टोर्ड इवन व्हेन पावर इज लॉस्ट। कंटेंट ऑफ रैम इज वोलेटाइल इन नेचर, इट वैनिशेस व्हेन पावर इज लॉस्ट। सो रैम जो है वोलेटाइल नेचर की है और इसका कंटेंट क्या हो जाता है? लूज हो जाता है जैसे पावर ऑफ होता है। ठीक है, तो यार देखो, आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा क्या? सपोज आप पीसी चला रहे हो, है ना, पीसी चला रहे हो आप, पीसी आपका ऑन है, आप उसमें कुछ भी काम कर रहे हो। ठीक है, एकदम से लाइट चली गई, पावर आपका ऑफ हो गया, आपका पीसी बंद हो गया। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आपका पीसी बंद हुआ उसमें लिखा हुआ जितना भी कंटेंट है वो सब गायब हो गया। अब आप दोबारा से स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और आपको सब काम दोबारा से करना पड़ेगा। क्या रीजन है इस चीज का? यार इसका रीजन ये है क्योंकि आपने उसे सेव नहीं कर रखा, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज में नहीं भेजा आपने वो चीजें। वो कहां पर है? वो चीज जो भी आपने अभी लिखी है वो सब रैम में थी। अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे थे कुछ भी चीज, सपोज इमेजिन करो, अभी एक्सेप्शनल केस बताऊंगा मैं, उसको मत करना। एक चीज इमेजिन करो कि सपोज आपने अपने कंप्यूटर में एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, है ना, MS वर्ड खोला और उसमें लिखना शुरू किया माई नेम इज, और लाइट चली गई। लाइट चली गई तो जो भी आपने लिखा था वो सब फ्लैश आउट हो गया। अब आपने लाइट आई, आपने पीसी को फिर से रीस्टार्ट किया, फिर से बूट किया, स्टार्टिंग से चलाया, फिर से आप ओएस में गए, मतलब आप डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे आपने फिर MS वर्ड ओपन किया, है ना। अब वो फाइल सेव तो थी नहीं, तो आपने जैसे MS वर्ड ओपन किया आपकी नई फाइल खुल गई, आपको फिर से लिखना पड़ रहा है माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। ठीक है, क्यों हुआ भाई ऐसा? तो यार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने वर्ड ओपन कर लिया। ठीक है, सो MS वर्ड का जो भी प्रोग्राम है वो लोड हो गया रैम में, आपने उसको लिख दिया। अब उसमें आप जो भी टाइप कर रहे हो वो टाइप कर दिया, है ना। अब आपने जो भी कंटेंट टाइप किया है वो भी फिलहाल कहां पर है? वो रैम में है भाई, वो रैम में स्टोर्ड है। अब जैसे ही आपने पीसी ऑफ किया या पीसी ऑफ हो गया तो रैम का जो भी कंटेंट है वो सब क्या हो गया? वो सब फ्लैश आउट हो गया। क्योंकि क्या है? रैम भाई वोलेटाइल नेचर की है, इसी वजह से उसमें जो भी लिखा हुआ कंटेंट है वो सब फ्लैश आउट हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर आपने उसी चीज को सेव एज पे जाके सेव कर दिया होता हार्ड डिस्क में अपनी कहीं लोकेशन पे, तो वो जो कॉपी है जो आपकी कंटेंट की वो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव हो जाती। अब अगर वो एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव हो जाती तो जब आप इसको दोबारा स्विच ऑन करते पीसी को तो वहां से जाके फिर से रैम में लोड कर सकते थे और वो चल सकता था। ठीक है, तो ये मतलब होता है वोलेटाइल का कि भाई रैम में कुछ भी चीज है ना, तो जैसी पावर जाएगी सब कंटेंट उसका उड़ जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड रोम का रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें आप ये भी कहोगे सर यार आजकल तो ये फीचर आ गया है, मैं वर्ड में कुछ भी लिखता हूं, सपोज पावर चला भी जाता है तो एक रिकवर करने का ऑप्शन आ जाता है, या फिर ओएस में भी रेज्यूम करने का एक ऑप्शन आ जाता है। वो क्यों आ रहा है यार? तो यार वो इसलिए आ रहा है बिकॉज पीरियोडिकली आपका कंप्यूटर क्या करता है, कुछ एक बैकअप आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव करता रहता है। तो जब आपको कोई भी कंटेंट आपने रिकवर करना होता है, तो रिकवर मतलब क्या है? रिकवर बैकअप से तो रिकवर करोगे। अब ऐसा तो होता नहीं कि वहां पे लिखा था एक कंटेंट आपका आ गया खुल गया पूरा एज इट इज, नहीं भाई, वो पूरा एज इट इज नहीं खुलता है, वो एक बैकअप खुलता है जो ओएस विद टाइम, मतलब अभी हम समझेंगे आगे जाके जब हम डेटा ट्रांसफर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई ओएस मतलब ओएस कह लो या फिर आपका जो भी सिस्टम है, सिस्टम में ओएस ही डेफिनेटली काम करता है, ओएस ही चेंज हो रहे हैं, तो उनमें एक ऐसे फीचर आ गए कि जो रेगुलरली बैकअप क्रिएट करता रहता है आपके डेटा को जो रैम में चल रहा है। तो इन केस सपोज अगर कभी आपका बंद हो जाता है तो वो अगर बैकअप क्रिएटेड है तो वहां सब चीजें रिस्टोर कर सकते हो, अगर नहीं क्रिएटेड है तो देन जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा वोलेटाइल नेचर का। तो ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है वोलेटाइल नेचर। सो वोलेटाइल मतलब सिंपल से समझना, वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाए,
वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाए, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाए। अब इसी को रिलेट करो डेटा से, तो एक ऐसी डिवाइस जिसमें से डेटा उड़ जाए पावर ऑफ करते ही, वो वोलेटाइल नेचर है। तो रैम वोलेटाइल नेचर की, उसमें से डेटा उड़ जाता है जैसे आप पावर ऑफ करते हो। ऑन द अदर हैंड रोम की अगर मैं बात करूं तो रोम क्या है, रोम एक ऐसी स्टोरेज है जिसमें से डेटा नहीं उड़ता है, तो वो नॉन वोलेटाइल नेचर है। क्योंकि अगर उसमें से डेटा उड़ जाएगा तो आपका प्रोग्राम लोड ही कैसे होगा, बूटिंग कैसे होगी, हार्डवेयर चेक कैसे होगा, राइट। इसीलिए उसे रीड ओनली मेमोरी बनाया गया है और वो नॉन वोलेटाइल नेचर की। अब यूजुअली जो मेन काम होता है प्राइमरी मेमोरी का, उसमें रैम ही काम आता है। रोम ने तो पहले प्रोग्राम लोड कर दिया, देन डन, है ना। अब जो मेन कंटेंट, जो मेन रोल प्ले करेगा, वो कौन करेगा, वो रैम करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जबकि प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल होती है नेचर में, ठीक है। क्यों? बिकॉज हम बेसिकली जो एड्रेस कर रहे होते हैं वो इस रैम को कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल नेचर का क्या मतलब होता है, क्यों हम कहते हैं कि जबकि प्राइमरी मेमोरी वो वोलेटाइल है। सो प्राइमरी मेमोरी जब वोलेटाइल कहते हो तो इस पॉइंट को ध्यान से नोट करना कि प्राइमरी मेमोरी एज अ होल वोलेटाइल नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो मेन कॉम्पोनेंट है, मेन पार्ट जो है, दैट इज रैम, रैम वोलेटाइल होता है और रोम नॉन वोलेटाइल होता है। प्लीज इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। रैम क्या है, वोलेटाइल है, और रोम नॉन वोलेटाइल है। मैक्सिमम काम रैम करता है, तो हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी भी वोलेटाइल है। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस वोलेटाइल नेचर, बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, हमें जरूरत पड़ी किसकी, एक्सटर्नल स्टोरेज की। तो अभी हम चलेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज में, तब पढ़ेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कि क्या इसके ड्रॉबैक्स और कहां उसके एडवांटेज आ जाता है। ये तेज है, बहुत तेज है, पर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो दोनों साथ में मिलकर काम को अचीव कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रैम लगा ले हम बहुत सारी तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी रैम लगाने की बजाय आप म्यूचुअली काम करो, ठीक है। रैम और रोम मिला के काम करो, रैम और रोम कह रहा हूं, रैम रोम एक्सटर्नल स्टोरेज मिला के काम करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट योर सेकेंडरी मेमोरी। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं रैम और रोम के बीच में। सो गाइस, ये आपके पास टेबल रैम वर्सेस रोम, मतलब रैम और रोम में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई डिफरेंशिएट कर दो रैम और रोम में, क्या क्या डिफरेंसेस है रैम और रोम में। तो यार ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो रैम और रोम के डिफरेंस में। सबसे पहला पॉइंट, रैम इज टेम्परेरी स्टोरेज। कोई भी चीज टेम्परेरी स्टोर करनी है तो रैम में स्टोर करो। रैम में जो भी चीज स्टोर होती है वो टेम्परेरीली स्टोर होती है। रोम में जो भी चीज स्टोर करनी है, मतलब परमानेंट चीज जो भी स्टोर करनी है, वो रोम में स्टोर करो। तो रोम इज परमानेंट स्टोरेज। तो कोई भी चीज टेम्परेरी स्टोर करनी है रैम में स्टोर कर दो, कोई भी चीज परमानेंटली स्टोर करनी है रोम में स्टोर करो। इसीलिए जो आपका बूटिंग का प्रोग्राम है या फिर आपका सिस्टम चेक का जो प्रोग्राम है वो हम रोम में लगते हैं, और जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना होता है वो रैम में लोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर फिजिकली बात करें चिप की, तो जो चिप साइज होता है रैम का वो बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू रोम। रोम का जो चिप साइज है वो छोटा होता है सेम साइज का। सपोज मैं कहूं, बात करूं 1 GB रैम और 1 GB रोम की, तो 1 GB रैम का जो चिप साइज होगा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू चिप साइज ऑफ रोम, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज रैम वोलेटाइल होती है नेचर में, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। रैम का जो भी कंटेंट है वो वेपराइज हो जाएगा, फ्लैश आउट हो जाएगा। वेपराइज मत बोलना, फ्लैश आउट हो जाएगा ये बोलना, ठीक है। रोम का नॉन वोलेटाइल है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें जो भी डेटा है उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की एक और पॉइंट बना सकते हो चाहो तो वोलेटाइल के साथ ही। मतलब वही होगा कि रैम में कुछ भी डेटा रिटेन करना है तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, रोम में बिना उसके भी रिटेन हो जाता है डेटा, ठीक है। बता तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ही रहे हो ना, मैं ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन तो आप कर ही लोगे अपने हिसाब से, राइट। फिर यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस, नॉर्मल ऑपरेशन जो भी आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना है उसके लिए यूज करते हो। रोम यूज होती है स्टार्टअप प्रोसेस के लिए, यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उसमें जो स्टार्टअप प्रोसेस लगते हैं उसके लिए रोम यूज होती है, ठीक है। रैम में जो डेटा राइटिंग का पार्ट है वो बहुत तेज होता है, रोम में जो लिखने का काम है वो बहुत स्लो होता है भाई, बहुत धीरे धीरे चीजें लिखी जाती हैं। इसीलिए जो आपका स्टार्टिंग का प्रोग्राम है वो इनिशियली ही रोम में लिख दिया जाता है, ठीक है, और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए तो रीड ओनली मेमोरी है, राइट। रैम में जो राइटिंग का पार्ट है वो बहुत तेज होता है, तो जो भी आपको नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है वो आप यहाँ रैम में रखो, फटाफट लिख जाएगा, है ना, और आप उसको एग्जीक्यूट करा लो, है ना, प्रोसेसर में लोड करके।
तो इस तरीके से आप ये डिफरेंशिएशन लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन टेबल बना सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो रैम और रोम में। तो अगर सपोज आपके स्कूल में क्वेश्चन आता है, देन आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे परफेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड आई होप आपको ये जो प्राइमरी मेमोरी की वीडियो है, इससे बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी, सब चीजें समझ में आ गई होंगी, सारे टाइप समझ में आ गए होंगे, सब कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड। ऑल्दो इसमें जो टॉपिक्स है वो बहुत वास्ट हैं, बहुत ब्रॉड हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं चीज़ें, बट अभी जितना आपके सिलेबस में है उससे ज़्यादा ही मैंने आपको समझा दिया, बता दिया चीज़ें। ठीक है, अब अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है देन आपको आगे जानने को मिलेगा हायर क्लासेस में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, ये वीडियो अच्छी लगी, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।